हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में हम लोग इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 है ये, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, दूसरे जो वीडियोस हैं, ठीक है, ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। दूसरे जो चैप्टर्स के वीडियोस हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर वीडियो इसका वो पार्ट नहीं मिल रहा है इस चैप्टर का मुझे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो लाइन से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग चैप्टर पढ़ते रहिए और ढंग से उसे समझते रहिए। ठीक है, दूसरी बात, नोट्स के लिए, नोट्स में टाइम टाइम पे वैसे कम्युनिटी सेक्शन जो होता है यूट्यूब का, उसमें लिंक दे देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बेटर यही है कि आप साथ साथ ही नोट्स बनाते चलें। ठीक है, क्योंकि जो मैं नोट्स दूंगा वो भी यही होंगे। ठीक है, तो आप इसे साथ साथ लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट आने भी चाहिए, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और अच्छा वीडियो बनाने का या और अच्छा पढ़ाने का जो है एक तरीके से इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में और आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसको कॉम्प्लेक्स करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, एनिमल किंगडम क्या है। ये क्लास 11th जो है उसमें चैप्टर नंबर 4 है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, क्लियर ये बात, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी के हिसाब से नाम है एनिमल किंगडम। क्या होता है एनिमल किंगडम, क्या होता है किंगडम, ये मैंने आपको प्लांट किंगडम में बताया था। किंगडम सबसे टॉप मोस्ट हिरार्की है, टॉप मोस्ट टेक्निकल जो टेक्सोनॉमिकल ऑर्डर है वो है किंगडम। टेक्सोनॉमी के अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ऑर्डर हो गया, तो इसमें सबसे ऊपर जो है वो हम रखते हैं किंगडम को। ठीक है, तो किंगडम अलग अलग हैं, मेनली 5 टाइप की किंगडम अभी तक मोटे मोटे तौर पे हम लोग मानते हैं RH व्हिटेकर के हिसाब से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांटिया। ठीक है, तो प्लांटिया पे पूरा प्लांट किंगडम जो था वो चैप्टर नंबर 3 था, ये चैप्टर नंबर 4 है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम जो है इसमें डिटेल में सारे एनिमल्स आएंगे, फाइलम्स आएंगे, अलग अलग ऑर्डर्स आएंगे, क्या है पूरी डिटेल में सारी चीजें हम विस्तार से एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर ये बात। तो सबसे पहले किंगडम क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। अब एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स मतलब जंतु यानी कि जानवर। ठीक है, तो एनिमल किंगडम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। देयर आर अबाउट 1 अच्छा, एनिमल्स पता है ना आपको, एनिमल के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मूवमेंट करें। ठीक है, लोकोमोशन मेनली, मूवमेंट, ये भी मूवमेंट है, ये लोकोमोशन है, समझ रहे हैं, यानी कि चलना, मूव करना, प्लेस को छोड़ देना, लोकोमोशन है। ठीक है, तो ये लोकोमोशन करते हैं एनिमल्स। और भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हिट्रोट्रॉफिक होते हैं ज्यादातर, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देयर आर अबाउट 1.2 मिलियन एनिमल स्पीशीज विच शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। देयर आर अबाउट 1.2 मिलियन, मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, तो ये 1.2 मिलियन यानी कि लगभग 12 लाख। ये तो वो हैं जो अभी तक हम ढूंढ पाए, ऐसा नहीं है इतने ही है, और भी बहुत सारी स्पीशीज है जो अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए दोस्तों। ठीक है, तो देयर आर अबाउट 1.2 मिलियन एनिमल स्पीशीज विच शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। 1.2 यानी कि लगभग 12 लाख एनिमल टाइप, नहीं पॉपुलेशन नहीं बोल रहे क्या, 12 लाख ही एनिमल्स है, नहीं 12 लाख प्रजाति। जैसे एक हमारी प्रजाति है, हमारी एक ही प्रजाति है होमो सैपियंस, और इसके 7-8 अरब लोग हैं अब इस टाइप के होमो सैपियंस के। ठीक है, तो ऐसे एक प्रजाति हो गई, दूसरी प्रजाति हो गई, तीसरी प्रजाति हो गई एनिमल के, ऐसे कितनी प्रजातियां, लगभग 12 लाख के आसपास। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करती हैं अपने खान पान के तरीके में। ठीक है, या फिर अपने मूवमेंट में, अपने बॉडी स्ट्रक्चर में। ठीक है, या अपने जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी वो शो करती है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और ये तो वो है जिसे हम ढूंढ पाएं, अभी भी ऐसी बहुत सारी जो इंतजार कर रही हैं कि हमें ढूंढो, नहीं तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, जो इंतजार कर रही है कि हमें ढूंढो। तो फर्दर हम ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी हैं जो ढूंढी नहीं गई हैं। ठीक है, क्लियर ही बात।
एनिमल्स शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। देखो फूड हम कैसे खाते हैं, एनिमल्स फूड कैसे इंगल्फ करते हैं। हम तो ऐसे खाते हैं, जरूरी नहीं सभी एनिमल्स ऐसे खाएं, ठीक है। कुछ एनिमल्स का अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रहता है, कुछ सूडोपोडिया के थ्रू खाते हैं जो सिंपल टाइप के, चलो सिंपल टाइप के तो आपने मोनेरा में डाल दिया था, ठीक है। इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है ना, जैसे आंट है, ठीक है। आंट जो ग्रुप में रह के अपने फूड को एंगल्फ, मतलब फूड को एक तरीके से फूड के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। ग्रुप वाले एनिमल्स हैं वो, ठीक है। टाइगर है तो सिंगल रहता है, आइसोलेटेड एनिमल है, सॉलिटरी एनिमल है, अकेला ही शिकार करता है, ठीक है। तो फूड आप कैसे पकड़ते हैं, फूड आप कैसे खाते हैं, वो भी वैरायटी है उसमें, ठीक है। ऑल्दो हेटेरोट्रॉफिक ही है, मैक्सिमम हेटेरोट्रॉफिक है। एनिमल शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। मैक्सिमम क्या, पूरे के पूरे हेटेरोट्रॉफिक ही हैं। हम ऑटोट्रॉफिक कभी नहीं हो सकते। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। खुद अपना खाना केवल और केवल, मैंने आपको पहले बताया था, प्लांट ही बना सकते हैं इस दुनिया में, ठीक है, या कुछ साइनोबैक्टीरिया टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब जो मोनेरा वगैरह में आते हैं। इसके अलावा ज्यादातर जो हैं, मैक्सिमम एनिमल्स की बात करें तो सबके सब हेटेरोट्रॉफिक के होंगे, मतलब किसी दूसरे पे ही डिपेंडेंट है हम खाने के लिए। या तो हम किसी प्लांट को खा जाएंगे या किसी एनिमल को खा जाएंगे, और वो एनिमल भी किसी प्लांट को ही खा रहा होगा। तो अल्टीमेटली हम डिपेंडेंट दूसरे पे ही हैं, हम खुद अपना खाना नहीं बना सकते। बनाना इन द सेंस किचन में बनाना नहीं, मतलब हम अपना खुद खाना अपने बॉडी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होगी, एक्सटर्नल फूड की जरूरत होगी, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी आए या एनर्जी बने, ठीक है। क्लियर है बात? तो यही है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड में भी डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त डाइवर्सिटी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ लिविंग एनिमल्स में भी सॉलिटरी। देखो मोड ऑफ लिविंग कैसे रहता है एनिमल, ठीक है, उसके आधार पर एनिमल्स में भी सॉलिटरी। एग्जाम्पल टेपवर्म, ठीक है। टेपवर्म कैसे रहता है? टेपवर्म मतलब इस तरीके से मोटे तौर पे कह सकते हैं आप, जो इस तरीके के केंचुए टाइप के कीड़े होते हैं। अभी पूरा पर्टिकुलर मैं केंचुआ नहीं बोल रहा हूँ, केंचुआ अलग इसमें वैरायटी है, ठीक है। लेकिन एक मोटे तौर पे मान लो कि केंचुए टाइप के जो कीड़े होते हैं इस तरीके से जो चलते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कुछ ये एनिमल है टेपवर्म, और ये सॉलिटरी है, ये सिंगल पाया जाएगा, एक ग्रुप में नहीं पाया जाता, ठीक है। आंट मैंने आपको बताया था, चींटियां हमेशा ग्रुप में पाई जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था लॉयन, अच्छा लॉयन कैसा है? लॉयन सॉलिटरी रहता है। शेर, बब्बर शेर कभी सॉलिटरी नहीं होता, बब्बर शेर हमेशा ग्रुप में झुंड में रहते हैं, ठीक है। लेकिन टाइगर यानी कि बाघ, बाघ कैसे रहता है? बाघ हमेशा सॉलिटरी रहता है। बाघ कभी भी झुंड में नहीं पाए जाएंगे आपको, बाघ हमेशा सॉलिटरी होता है, ठीक है। अकेला रहता है, अकेला ही फूड पकड़ेगा, अकेला ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये फर्क है, ठीक है। हम कैसे हैं? अब कई लोग कहेंगे सर हम तो सॉलिटरी, मैं तो बहुत अकेला रहना पसंद करता हूँ सर। अरे मैं तो मतलब एक तरीके से पूरा मोह माया हट गई है और मैं बिल्कुल अकेला ही रहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है। हम, ठीक है, इंडिविजुअल वाइज ह्यूमंस में थोड़ा सा बिहेवियर में फर्क होता है, लेकिन अगर ओवरऑल हम मोटे तौर पे ह्यूमंस की बात करें, जो कि एक एनिमल ही है, तो हम कैसे एनिमल हैं? हम सोशल एनिमल है दोस्तों, ठीक है। हम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, हम अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है, टाइगर की तरह। क्लियर ही बात? हमें जरूरत है दूसरे लोगों की, दूसरे हमारे स्पीशी के दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी, ताकि हम अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो हैं, इंपॉर्टेंट जो दूसरी चीजें हैं, फूड वगैरह, उनके लिए हम एक तरीके से डिपेंडेंट है। तो हम कैसे एनिमल हैं? हम सोशल एनिमल हैं, ठीक है। तो हम सॉलिटरी नहीं है, लेकिन कुछ सॉलिटरी भी होते हैं। तो ये वैरायटी है बहुत ज्यादा, ठीक है। शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि अभी सिंपल सिंपल चल रहा है, फिर ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ये सिंपल समझ में नहीं आया तो कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर ही बात? चलिए, दे कैन बी ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस क्या होता है? ये ग्रिगेरियस हो सकता है, मतलब लिव इन ग्रुप बट विदाउट ऑब्लिगेट इंटरेक्शन, ठीक है। देखो ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, पहले ही समझ लीजिए। ऑब्लिगेट मतलब एक तरीके से मोटे तौर पे कहूं तो किसी पे डिपेंडेंट होना पूरी तरीके से, मतलब मेरी जिंदगी इस पे डिपेंडेंट है, इसकी जिंदगी सही रहेगी, इससे मुझे फूड मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसी पे, तो उसको कहते हैं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये ग्रिगेरियस मतलब क्या होता है? ये ग्रुप में तो रहते हैं, लेकिन ये ऑब्लिगेट नहीं है, ठीक है। मतलब ये झुंड में तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि झुंड में है तो उस इंडिविजुअल पे उस दूसरे इंडिविजुअल की लाइफ डिपेंडेंट है। नहीं, उसकी लाइफ अलग है, इसकी लाइफ अलग है, वो अपने प्रोसेसेस के लिए उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ग्रुप में रहते हैं वो, ठीक है। तो ये बात है ग्रिगेरियस, दे आर ग्रिगेरियस, लिव इन ग्रुप बट विदाउट ऑब्लिगेट इंटरेक्शंस। और कॉलोनियल या कॉलोनियल भी हो सकते हैं, लिव इन सोशल हाइव्स, शो ऑब्लिगेट इंटरडिपेंडेंस। एग्जाम्पल हनी बी वॉस्प। देखो कुछ कॉलोनियल भी होते हैं, ग्रिगोरियस तो समझ में आ गया आपको। कॉलोनियल कैसे होते हैं? मतलब ये सोशल हाइव्स में रहते हैं। छत्ता होता है ना, छत्ता, हाइव्स मतलब झुंड, ठीक है।
हाइव्स एंड शो ऑब्लिगेट इंटरडिपेंडेंस, मतलब ये एक तरीके से इंटरडिपेंडेंस शो करता है। ये ग्रुप में तो रहते हैं कॉलोनियल, फर्क है देखो, ये ग्रुप में रहते हैं लेकिन आपस में डिपेंडेंट नहीं है अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये ग्रुप में रहते हैं लेकिन ये ग्रुप में रहने के बावजूद आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। जैसे कि हनी बी वॉस्प, हनी बी मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। अरे भाई सब मिलके मधुमक्खी का छत्ता बनाएंगे तभी तो वो एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, उनका घर होता है वो, तो रहेंगे कहाँ, ठीक है। तो इसलिए वो डिपेंडेंट है कि घर बनेगा, सारे मिलके घर बनाएंगे, छत्ता बनाएंगे मधुमक्खी का, तभी हम जिंदा रह पाएंगे, तभी हम उसके अंदर रह पाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट भी है एक दूसरे पे, ठीक है। लेकिन चींटी सपोज या चींटी का एग्जाम्पल लेते हैं। चींटी ठीक है, वो सारे झुंड में जा रहे हैं किसी चीज़ को खाने के लिए या किसी चीज़ को पकड़ने के लिए या किसी चीज़ पे फीड करने के लिए, लेकिन वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ इसका पेट भरेगा या ये नहीं खाएगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर ये बात। तो दोनों में फर्क है दोस्तों, दोनों चीज़ों में फर्क है। ये मैं फिर बताता हूँ, ग्रिगोरियस मतलब ये झुंड में रहते हैं लेकिन आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, और कॉलोनियल मतलब ये झुंड में भी रहते हैं और आपस में इंटरडिपेंडेंट भी है। एग्जाम्पल वास्प और हनी बी। वास्प मतलब मधुमक्खी टाइप का एनिमल मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एक दूसरे इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट रहते हैं ये। इसके बाद सो टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये सब यहाँ पे क्या बताया मैंने, यहाँ पे मैंने बताया कि बहुत सारी वैरायटी है साहब, ठीक है। क्या क्या वैरायटी है, एक तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ मतलब इनका जो न्यूट्रिशन का टाइप है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इनके रंग रूप में डाइवर्सिटी, इनके सेक्सुअल जो फीचर्स हैं उसमें डाइवर्सिटी है, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इनमें है, ठीक है। लेकिन अब ये डाइवर्सिटी है तो क्या करें, क्या करना है, इन डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए इनका रिलेशनशिप जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, वो उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड है। देखो अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि किस टाइप का एनिमल है। 12 लाख इंडिविजुअल, 12 लाख स्पीशीज है, मतलब इंडिविजुअल तो पता नहीं कितने होंगे, तो क्या क्या एक एक को पढ़ते रहेंगे हम, ठीक है। हमें पता कैसे पड़ेगा, हमने क्या किया, एक कैट को पढ़ लिया, कैट को पढ़ लिया तो कैट स्पीशीज में जितनी भी कैट होंगी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी, ठीक है। क्लियर है ये बात। कैट और आपका ये लॉयन, ठीक है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैंथेरा से, ठीक है। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिट्टो कॉपी तो नहीं लेकिन काफी हद तक सिमिलर है, इसीलिए बिल्ली को शेर की मौसी भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, ताकि पढ़ाई आसान हो सके। हम एक एक इंडिविजुअल को नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, जिससे हमें बहुत मेजर एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, इसके हैबिटेट क्या है, ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है, ये किस टाइप के क्लाइमेट में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो अगर हम ये चीजें जान पाएंगे तो ऑब्वियसली हम उसे बचा भी पाएंगे, हम उसे प्रिजर्व भी कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है बात। तो क्लासिफिकेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ग्रुपिंग किस आधार पर की जाती है, ऐसा थोड़ी है कि मक्खी को पकड़ के मैंने आपके साथ रख दिया, मक्खी भिन बनाती, क्या आप भिन बना सकते हैं, नहीं, ठीक है। हमें आम के साथ रख सकते हैं, आम लटकता है, हम लटक नहीं सकते, ठीक है। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अरे है कि नहीं है। तो जैसे हमारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे हर एनिमल, हर स्पीशीज, यहाँ पे एनिमल की बात कर रहे हैं, खैर हर एनिमल की भी अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उनकी क्या सिमिलरिटीज हैं, यानी कि शेर और बिल्ली एक साथ सिमिलर्स हैं तो एक साथ रख दो, ठीक है। अब आदमी और मक्खी अलग हैं तो अलग रख दो, ठीक है। तो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पे उनकी ग्रुपिंग की गई और उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके आधार पर ही हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। क्लियर ये बात। अब थोड़ा सा मैं हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए नोट्स बनाने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम समझते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स कहूंगा, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं इस दुनिया में उनकी, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं। सबसे पहले 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, और भी टाइप्स हैं लेकिन मेनली मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 5 मेन टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्निवोर्स, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सेंग्यूवोर्स और कॉप्रोफेजिस। तो क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें हर्बिवोर्स, ठीक है। देखो इसमें ऑटोट्रॉफ्स तो आते नहीं, प्लांट्स वगैरह आएंगे नहीं, ठीक है। तो हर्बिवोर्स क्या होते हैं, हर्बिवोर्स होते हैं एनिमल, लेकिन कौन से एनिमल, जो खाते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, प्लांट्स ईटिंग इन नेचर, ठीक है। प्लांट ईटिंग इन नेचर मतलब प्लांट खाते हैं ये, ठीक है, मेनली फीड करते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया गोट, काउ, ये सब।
इसके बाद कार्निवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं उनको, ठीक है। तो ये दे फीड ऑन एनिमल्स, लॉयन टाइगर ये सिर्फ मांस ही खाएंगे, ये कभी भी प्लांट या ये दूध नहीं पिएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। सांप, जैसे सांप हो गया, सांप क्या हो गया, कार्निवोर है। सांप सर हमने तो देखा था उस नागपंचमी के दिन वहाँ उस मंदिर में सांप जो है वो दूध पी रहा था, ठीक है। अरे सांप प्योर कार्निवोर है, सांप कभी भी दूध नहीं पी सकता, ये आप याद रखना। कई मिथ्स हैं स्नेक को लेकर कि स्नेक जो है वो दूध पीता है, स्नेक के जो है वो कान होते हैं, स्नेक को ऐसे बीन बजाओगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। और एक तो ज़बरदस्त मिथ है कि स्नेक जो है अगर कभी सांप मर जाए तो उसको आप मारना मत, क्योंकि उसकी आंखों में क्या होता है, कैमरा होता है, ठीक है। तो उसकी जो वाइफ है या उसके जो परिचित हैं घर वाले, वो आके उसकी आंखों में कैमरे में देख लेते हैं कि किसने इसको मारा है और उससे वो बदला लेते हैं, ठीक है। हमारी जो टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनमें ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल मिथ है, ये गलत है, ठीक है। बायोलॉजी के हिसाब से अगर अपन बात करें तो बायोलॉजी ये कहती है कि जो सांप है, स्नेक है, उसके ईयर्स नहीं है, कान नहीं है, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है, तो सुन नहीं सकता है, तो कंपन महसूस करता है, वाइब्रेशन महसूस करता है अर्थ का, बस उसके आधार पे ही वो फैसला लेता है कि कहाँ उसको खतरा है, कहाँ फूड है, क्या चीज़ें क्या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, स्नेक जो है प्योर कार्निवोर है, प्योर कार्निवोर है तो कभी भी घास फूस, दूध, छाछ ये सब नहीं पिएगा। क्या पिएगा, क्या खाएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्निवोरस चीज़ों को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मांस को खाएगा, ठीक है। क्लियर ये बात। तीसरी बात स्नेक को लेकर मिथ ये है कि आंखों में जो है 400 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसमें दिख जाता है कि किसने इसको मारा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई मेगापिक्सल कैमरा नहीं है बेचारे के पास, उसके पास कोई भी ऐसा नागमणि भी नहीं है जिसके लिए उसको मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें गलत हैं। सांप एक प्योर कार्निवोर है, कार्निवोर मतलब लॉयन टाइगर की तरह जो एनिमल्स को खाता है, ठीक है। क्लियर ही बात। अब ये लॉयन टाइगर ये भागते हैं ज़्यादा तेज, तो ये बड़े एनिमल्स को खाते हैं, वो छोटे एनिमल्स को खाता है, लेकिन वो भी कार्निवोर ही है, ठीक है। तो ये प्योर कार्निवोर है, ये प्योर हर्बिवोर है। इसके बाद ये आते हैं ओमनिवोर, ये मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। यानी कि दे फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ह्यूमंस, जैसे कि जो प्लांट भी खाएं एनिमल भी खाएं, ठीक है। अब आप में से कई लोग होते होंगे, वो होते होंगे प्लांट खाने वाले, मतलब वो शाकाहारी हैं, कुछ होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी शाकाहारी। प्योर मांसाहारी तो कोई नहीं हो सकता ह्यूमंस में, बहुत कम ही ऐसे होते होंगे, कोई जंगलों में कोई ऐसे जनजाति है तो एक अलग बात है। बाकी नॉर्मली जो हम आपकी तरह इंसान है, नॉर्मल ह्यूमन है, वो ऑमनिवोर हो सकता है, मतलब कुछ कार्निवोरस हो सकता है, थोड़ा बहुत मांस भी खाता है, थोड़ा बहुत शाकाहारी चीज़ भी खाता है, और कुछ होते हैं जो प्योर आपके शाकाहारी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वैरायटी है। मज़ेदार बात यह है, कुछ अलग अलग होते हैं, कुछ अलग टाइप के शाकाहारी लोग हैं, ठीक है। कि मैं ना 7 दिन नहीं खाता कभी भी मांस, लेकिन मैं एक दिन खाता हूँ बस, ठीक है। मैं एक दिन खाता हूँ, संडे को मांस खाता हूँ मैं, ठीक है। कोई कोई बोलते हैं कि नहीं मंगलवार को जो है वो हनुमान जी का दिन है, तो मैं मंगलवार को अंडे नहीं खाता और मैं किसी भी दिन खा लेता हूँ। कुछ होते हैं कि मैं घर में नहीं खाता, मेरे घर वाले बनाने नहीं देते, बाहर में खूब खाता हूँ, ठीक है। कुछ कहते हैं कि मैं अंडे खा लेता हूँ क्योंकि अंडे जो हैं वो शाकाहारी हैं, लेकिन मैं मीट नहीं खाता क्योंकि मीट मांसाहारी है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि जो मैं अंडे हैं यानी जो मांस है, मांस में मैं मांस का जो ग्रेवी है वो खा लेता हूँ, लेकिन मांस का जो पार्ट है मतलब मीट है वो नहीं खाता, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की वैरायटी है ह्यूमंस में भी, ठीक है। और एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा एज ए टीचर कि कभी भी लाइफ में 2 चीज़ों पे कमेंट मत करना, ठीक है। किसी के भी 2 चीज़ों पे कभी भी नाक घुसाने की कोशिश मत करना, एक तो कपड़ों पे और एक खाने पे, ठीक है। कोई क्या खाता है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, वो उसका परिवेश है, उसका रहन सहन है, उसको बचपन से वैसा ही सिखाया गया तो वैसा खाता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आप नहीं खाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को ब्लेम ना करें ऐसे, ये चीज़ याद रखना। दूसरा क्लोथ्स पे, ठीक है। कभी भी कोई कैसे कपड़े पहन रहा है वो उसकी मर्जी है, वो कैसे पहने, ठीक है। तो इस पे कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ही सेंसिटिव और पर्सनल इश्यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर ही बात। सपोज कीजिए कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो बचपन से उसको सिखाया गया है कि मांस नहीं खाना है, तो मांस नहीं खाता है, तो उसके लिए वो अच्छा है। कोई राजपूत है या कोई मान लीजिए मुस्लिम है, तो उसको बचपन से सिखाया गया कि मांस खाना है, तो उसके लिए वो सही है। तो इसमें हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, सारे रिलीजन अपनी जगह सही है, और एज अ गुड ह्यूमन यू हैव टू रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। क्लियर ये बात। चलिए, तो ये अलग अलग वैरायटी में आपको बता रहा था। तो ओमनिवोर्स हो गए, इसके बाद हो गए सेंगिवोर्स। ये कुछ नया है, ये तो आपने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये क्या होता है सेंगिवोर्स? फीड ऑन ब्लड ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, मॉस्किटो, ठीक है। जैसे जो दूसरे के खून पे डिपेंडेंट है, मतलब खून खाते हैं ये, ठीक है। सर ड्रैकुला खाता है खून, तो ड्रैकुला देखा था हमने, जी हॉरर शो में आता था। अरे ड्रैकुला अलग चीज़ है, लिविंग की बात करो, वो तो एक हाइपोथेटिकल चीज़ होगी कि है नहीं है, भूत प्रेत पता नहीं, ठीक है। ये मतलब जो है मतलब
ब्लड पे फीड करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो हमारे खून पे फीड करता है, जैसे कि लीच, जोक हो गया, जोक हमारे ब्लड पे फीड करता है। तो ये कैसे हैं, ये हैं आपके सैंगिवोर्स, ठीक है। इसके बाद एक और वैरायटी कॉप्रोफेज। कॉप्रोफेज क्या होते हैं, जो फीसिस पे फीड करते हैं। फीसिस साधारण भाषा में कहूँ तो पॉटी जो होती है, ठीक है, ह्यूमन की पॉटी हो गई, डॉग की पॉटी हो गई, किसी की भी पॉटी हो गई, ठीक है, जिसको फीसिस कहते हैं या फिर बायोलॉजी में एक्सक्रेटा कहते हैं, उस पर फीड करते हैं। जैसे कि पिग, ठीक है, सुअर जो होते हैं वो जनरली एक्सक्रेटा ही खाते हैं, ठीक है, या दूसरी चीज़ें भी खाते हैं लेकिन ज़्यादातर एक्सक्रेटा ही खाते हैं वो। तो ये कॉप्रोफेजेस की वैरायटी है, ठीक है। अब सब तो नहीं खा सकते ऐसे, ठीक है, वो खाते हैं लेकिन, तो वो अलग वैरायटी है। तो ये अलग अलग टाइप के जो है आपके एनिमल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। क्लियर ये बात, ये आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल याद रखना और क्या है ये याद रखना, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं, ठीक है। देखो हम एनिमल हैं तो हम डेवलप्ड हैं, ठीक है, हम सिंगल सेलुलर तो है नहीं। यूकैरियोटिक तो आपका अमीबा भी था और यूकैरियोटिक हम भी हैं, मतलब उसके अंदर भी यूकैरियोटिक टाइप के सेल थे, मतलब न्यूक्लियस वाला सेल था, और उस हमारे अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो हमारे भी सेल यूकैरियोटिक। लेकिन फर्क है, वो एक सिंगल सेल है, मल्टी सेलर है, उसके अंदर एक ही सेल है, एक सेल खत्म तो उसकी जिंदगी खत्म। लेकिन हमारे अंदर एक सेल अगर खत्म होता है तो हमारी जिंदगी खत्म नहीं है। हमारे अंदर करोड़ों सेल मरते हैं और करोड़ों सेल बनते हैं, ठीक है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे या खत्म करेंगे तब तक आपके अरबों सेल मर चुके होंगे और अरबों सेल नए बन चुके होंगे। कमाल की बात यह है, ठीक है। तो हमारे अंदर बहुत सारे मल्टी सेलर हैं, तो मल्टी सेलर तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देखो सबसे पहला आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल कैसे अरेंज्ड है। देखो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिए आप, हम बने थे एक सेल से, जाइगोट, स्पर्म ओवा, मेल फीमेल से स्पर्म और ओवा आया, बना, मिला और जाइगोट बन गया। जाइगोट एक ही तो सेल था, वो सेल मदर के अंदर इम्प्लांट हुआ, एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो, 2 से 4, 8, 16, 32 डिवाइड करते करते पूरा का पूरा एक फीटस बना 3 मंथ्स के अंदर। 3 मंथ्स में हमारे स्ट्रक्चर से तैयार हुए, अगले 6 मंथ में हमारा और नरिशमेंट हुआ, हमारे हेयर्स आए, आईलिड्स आई, और 9 मंथ के बाद हमारा जन्म हुआ, ठीक है। लेकिन कमाल की बात यह है कि क्या सारे सेल एक जैसे ही थे? नहीं, एक जैसे नहीं थे, ठीक है। यहां पे जितने भी सेल हैं, ठीक है, वो हमेशा हाथ ही बनाएंगे, उंगली बनाएंगे, फिंगर ही बनाएंगे, ठीक है। ये सेल ठीक है, यहाँ पे करोड़ों सेल मरते हैं, करोड़ों सेल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी सेल बनते हैं वो हमेशा फिंगर ही बनाएंगे। यहाँ पे कभी भी गाल वाले सेल नहीं है, तो यहाँ कभी भी गाल नहीं बनेगा और यहाँ कभी भी फिंगर्स नहीं बनेंगी। समझ पाया मेरी बात? यहाँ पे कभी फिंगर्स बनेंगे नहीं, यहाँ पे हेड वाले सेल हैं। तो मतलब जब हम बन रहे थे मदर के अंदर, तो ये सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को, ठीक है। कुछ सेल के समूह डिसाइड करते हैं कि हमको क्या बनाना है, कुछ सेल के समूह डिसाइड करते हैं कि हमको क्या बनाना है। तो ये पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे अंदर पूरा डिसाइडेड पैटर्न्स है, पूरी इंफॉर्मेशन सेव है, और ये इंफॉर्मेशन सेव किसके अंदर है? डीएनए के अंदर, ठीक है। क्लियर ये बात? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। देखो बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बन गया, यहाँ पे बहुत सारे सेल मिले तो क्या बन गया? एक टिश्यू बन गया। ये टिश्यू ही तो है, ये क्या है ये, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यू मिल गए, बहुत सारे टिश्यू मिले मेरे अंदर तो मेरा हार्ट बन गया। बहुत सारे कुछ सिमिलर टाइप के टिश्यू मिले तो क्या बन गया? लीवर बन गया। बहुत सारे सिमिलर टाइप के टिश्यू मिले तो क्या बन गया? स्टमक बन गया, ठीक है। तो याद रखना, टिश्यू का ग्रुप ही एक तरीके से ऑर्गन बनाता है और फिर उससे ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं आपको। सबसे छोटी जो हमारी बेसिक यूनिट है एनसीईआरटी के हिसाब से वो है सेल। जीन वगैरह तक भी हम चले गए हैं, लेकिन मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी अभी भी, तो हम सबसे छोटी यूनिट सेल को ही मानते हैं, ठीक है। सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, अलग अलग ऑर्गन है, इनसे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इनसे बनते हैं। इन सिस्टम्स को मिलाने से एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में एक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक स्पीशी बनती है, एक पॉपुलेशन बनती है, सॉरी, स्पीशी की पॉपुलेशन होती है। अब बहुत सारी अलग अलग स्पीशी की पॉपुलेशन मिलती है तो क्या बनता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है एक, ठीक है। जैसे हमारा ह्यूमंस का एक इकोसिस्टम हो गया, एक अलग इकोसिस्टम हो गया। बहुत सारे अलग अलग जगह के इकोसिस्टम जब मिलते हैं, ठीक है, तो बनता है बायोम, और बायोम से बनता है क्या? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब अर्थ। अर्थ से ऊपर आप जाएंगे तो फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। मेरा सब्जेक्ट आपका अर्थ तक ही है, ठीक है। यानी कि जो हमारी स्पीशी है बायोस्फीयर है वहीं तक है, ठीक है। तो समझ पाए आप, सेल से लेकर बायोस्फीयर तक यानी कि अर्थ तक, ये एक ऑर्डर है, सिस्टम है, ठीक है। इसमें 3 मोटी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। साइड हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए नोट्स के लिए और इसके बाद हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर ये बात? स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम अब समझते हैं। ठीक है, क्लियर ये बात? तो अब ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में हम समझते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द एनिमल बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ मैनी सेल्स बट द सेल्स शो नो कोऑर्डिनेशन टू फॉर्म टिश्यू। ठीक है, देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें सर आपने तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल तो मिलने चाहिए तभी तो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से समझो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि इस ऑर्गेनिज्म में, जैसे आगे और हम डिटेल में अभी जाएंगे इस चैप्टर में, तो आप पढ़ेंगे कि ये फला एनिमल जो है इसमें सेलुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, इस एनिमल में जो है ऑर्गन सिस्टम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे किसमें कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको समझने के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पहले आप ये समझिए। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब द एनिमल बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ मैनी सेल्स बट द सेल्स शो नो कोऑर्डिनेशन टू फॉर्म टिश्यू। देखो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स तो होंगे, सिंगल सेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है। एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सारे एनिमल ही कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन इनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होने के बावजूद भी सेल्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ जितने सेल हैं सब में कोऑर्डिनेशन है कि इनको हाथ बनाना है या हाथ को एक्टिव रखने के लिए जो भी फंक्शन है वो करना है। ठीक है, मेरे हार्ट में जो भी सेल्स हैं, कार्डिक सेल जो भी हैं, वो क्या करते हैं, हार्ट के फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन है इन सेल में। लेकिन इन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सेल्स में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक सेल कुछ अलग काम करता है तो दूसरा सेल कुछ अलग काम कर रहा है, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है एक स्पंजेस। ठीक है, स्पंजेस में कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, और इनमें सेल्स में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, डिफरेंट होते हैं काफी। ठीक है, मतलब सेल्स में आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है। ठीक है, सेकंड टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द एनिमल बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ मैनी सेल्स which coordinated for the specific function and four type of tissue, that is epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue और muscular tissue। example हाइड्रा। देखो अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिनमें सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक फंक्शन किया जा सके। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरा सही नहीं है। टिश्यू क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, मतलब सेल्स सिमिलर से हो, सेल्स का वो समूह जो कुछ हद तक सिमिलर सा हो, सिमिलर मतलब बिल्कुल कॉपी नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर सा हो और फंक्शन करे कुछ स्पेसिफिक। ठीक है, एक फंक्शन के लिए बनाओ, मतलब एक सेल्स का झुंड समूह जो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करे और कुछ सिमिलर से हो दिखने में। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज, तो वो होते हैं टिश्यू। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर सकें। ठीक है, और चार टाइप के टिश्यू होते हैं, यही हमारी बॉडी में भी होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जिसको उपकला ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसको संयोजी ऊतक कहते हैं, नर्वस टिश्यू जिसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं और मस्कुलर टिश्यू जिसको पेशी ऊतक कहते हैं। ठीक है, 4 टाइप ऑफ टिश्यूज हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा। ठीक है, अब टिश्यू ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अलग से चैप्टर आपके यूनिट 2 में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। कनेक्ट एपिथेलियल, देखो कभी भी बायोलॉजी में एपी शब्द का इस्तेमाल हो तो इसका मतलब सरफेस की बात कर रहा है। किसके सरफेस, सरफेस पे पाए जाते हैं ये। ठीक है, किसी ऑर्गन के आउटर सरफेस पे होंगे या हमारे बॉडी के आउटर सरफेस पे होंगे, तो ये स्किन वगैरह इसका एग्जाम्पल होता है एपिथेलियल टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करे, जैसे कि ब्लड, जैसे कि हमारी बोन्स, जैसे कि हमारे कार्टिलेज। ठीक है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू होता है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यू चारों में से कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे बहुत सारी नर्व्स जाती हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ताकि हम रिस्पॉन्स कर पाए, सेंस कर पाए चीजों को। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये होता है न्यूरॉन्स के थ्रू और ये नर्वस टिश्यू के अंडर ये सारी चीजें आती हैं। मस्कुलर टिश्यू जिसमें मसल्स आती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के। मस्कुलर टिश्यू फिर 3 टाइप के हैं, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और आपका कार्डियक। ठीक है, तो 3 टाइप है इसके। तो ये 4 मेजर टाइप के टिश्यू होते हैं, इसको डिटेल में और अलग चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। वो क्या है, द बॉडी इज मल्टी सेलुलर एंड सेल कोऑर्डिनेटेड टू फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम। ये हम है, हमारा टाइप का। ये कौन थे, हाइड्रा में होता है ये सिस्टम, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हम में या वेल डेवलप्ड जो मैमल्स होता है उनमें होता है। मतलब इनके बॉडी में मल्टी सेलुलर होते हैं, हम बहुत सारे सेल्स होते हैं बॉडी में, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं, सेल्स कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि टिश्यू बनाए और आगे चल के फिर ये ऑर्गन्स बनाए और आगे चल के फिर ये ऑर्गन सिस्टम बनाए। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम बोलो तो बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम्स बहुत सारे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे अगर हम देखें तो कुल मिला के 9 सिस्टम्स हैं बॉडी में, ठीक है। 9 मेजर सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये 9 हैं ऐसे मेजर, ठीक है। तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट में डिटेल में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखना है, क्योंकि आगे हम इनको डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे हम सिर्फ ये बोल दिया करेंगे कि पर्टिकुलर ये जो एनिमल है इसका किंगडम ये है और इसमें कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टिश्यू टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है या इसमें ऑर्गन सिस्टम टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्लियर ये बात, समझ पाएंगे आप इस वीडियो को? अगर नहीं समझ पाए दोबारा देखिए, कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।